हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर पॉली एटोमिक। ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये सभी होते हैं पॉली एटोमिक। पॉली एटॉमिक का मतलब होता है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं जिसमें एक से ज्यादा या फिर दो से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन आपको पता है N2 की फॉर्म में होता है, और इसमें जो फॉस्फोरस है वो P4 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और बाकी आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ वो भी पॉली एटॉमिक फॉर्म में ही होते हैं। डाइनाइट्रोजन इज ए डाइएटोमिक गैस वाइल ऑल अदर्स आर सॉलिड। और इनमें से जो डाइनाइट्रोजन होती है यानी N2 वो एक डाइएटोमिक गैस होती है, जबकि बाकी जितने भी बचे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ ये सभी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और आपको पता है जो फॉस्फोरस होता है वो नॉन मेटल होता है, लेकिन फिर भी ये P4 फॉर्म में प्रेजेंट होता है यानी पॉलीएटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर होता है वैक्सी सॉलिड। को पता है जो फॉस्फोरस है वो नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी ये P4 की प्रेजेंस में है, पॉलीएटॉमिक की प्रेजेंस में है, तो इसकी नेचर कैसी है? वैक्सी सॉलिड। इसमें सिर्फ डाई नाइट्रोजन गैस है, बाकी सब सॉलिड है। P4 भी ये वैक्सी सॉलिड है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं यानी नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंड एंटीमनी मेटलॉइड्स एंड बिस्मिथ इज ए मेटल। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये ग्रुप में ऊपर की तरफ है तो ये नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं, और बिस्मिथ इसमें मेटल है। This is due to increase in ionization enthalpy and increase in atomic size। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जब हम आते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है और एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। और आपको पता है जो मेटल्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी होती है आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, मेटेलिक कैरेक्टर यानी बढ़ रहा है। The boiling points in general increases from top to bottom in the group, but the melting point increases up to arsenic and then decrease up to bismuth। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? टॉप से बॉटम में, यानी जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है इसमें एक्सेप्शन है, मेल्टिंग पॉइंट आर्सेनिक तक बढ़ता है उसके बाद डिक्रीज होता है। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होता चला जा रहा है डाउन द ग्रुप यानी नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक तो बढ़ता है लेकिन उसके बाद डिक्रीज होता है, तो ये आपको याद रखना है। और डिक्रीज क्यों हो रहा है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट के कारण, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट शो एलोट्रोपी। और इसकी एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है, इनमें से नाइट्रोजन को छोड़कर सभी एलिमेंट एलोट्रोपी दिखाते हैं, यानी फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ सभी एलोट्रोपी दिखाते हैं। और एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स होते हैं सेम एलिमेंट के अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म। जैसे कि कार्बन है, कार्बन के आप किस किस फॉर्म में पाया जाता है कार्बन? एक तो डायमंड की फॉर्म में, ग्रेफाइट की फॉर्म में, बकमिस्टर फ्लोरीन की फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं सेम एलिमेंट की अलग अलग फॉर्म है, ये कहलाती है हमारे एलोट्रोप्स। तो इनमें से ग्रुप 15 में नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो एलोट्रोप्स रखते हैं, यानी एलोट्रोपी शो करते हैं। अब बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में या फिर कहें किसी भी केमिकल कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या फिर लूज कर रहा है, वो कहलाती है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हमें कोई कंपाउंड दिया गया है CO2, इस कंपाउंड में हमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो इस कंपाउंड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट को मान लेते हैं X, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, और ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम है, तो 2 इंटू -2, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर रख देंगे, तो x आ जाएगा x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। तो यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। +4 का मतलब है कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो किसी भी कंपाउंड में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है वो कहलाएगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट।
द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट आर -3, +3 एंड +5। जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ग्रुप 15 एलिमेंट की वो होती है -3, +3 और +5। अब ग्रुप 15 एलिमेंट्स की जो कॉमन जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NH2 NP3। यानी इनकी वैलेंस शेल में 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास कितने हैं, 5। अब ये दो चीज कर सकते हैं, या तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो -3 चार्ज आएगा, या फिर जो ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये पांचों के पांचों ये क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। या तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। दो चीजें इनकी हो सकती हैं। तो जो ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं इनकी वैलेंस, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की जो रेंज होती है वो -3 से +5 के बीच में होती है। अगर आपसे रेंज पूछ ली जाए तो रेंज कितनी होगी, -3 टू +5। ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज होगी। और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3, 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकते हैं, या फिर +3 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, या +5 5 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकते हैं। तो ये इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ये आपको याद रखनी है। The tendency to exhibit -3 oxidation state decreases down the group due to increase in size and metallic character। अब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं ग्रुप में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मिथ, तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप नीचे चलते चलते चले जाते हैं तो -3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी टेंडेंसी डिक्रीज होती चली जाती है। यानी जो ये नीचे के ग्रुप हैं ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही कम दिखाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जब हम आएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना ना कि गेन करना। अगर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रही है, इसलिए -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी भी डिक्रीज हो रही है। जो ये नीचे के एलिमेंट है ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही कम दिखाते हैं। In fact, last member of the group, bismuth, hardly forms any compound in -3 oxidation state। जो ये नीचे का ग्रुप है, एलिमेंट है बिस्मिथ, ये क्या है, मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना ना कि माइनस की। प्लस की क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन करते हैं। तो जो ये लास्ट का एलिमेंट होता है बिस्मिथ, ये बहुत ही कम -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्योंकि ये मेटल है। The stability of +5 oxidation state decrease down the group। इसी तरीके से जो प्लस की 5 की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। यानी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से जो कंपाउंड बनेंगे वो इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन हैं, इन पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बहुत ही कम कंपाउंड बनते हैं। आपको पता है जो ये लास्ट की ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, इसमें जो ये 3 इलेक्ट्रॉन है ज्यादातर तो इनकी शेयरिंग से ही जो कंपाउंड बनते हैं। अगर कोई एलिमेंट पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा तो जो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी आएगी, इससे क्या होगा, जो कंपाउंड बनेंगे उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो ऊपर से नीचे की ओर डिक्रीज होती चली जाती है, घटती चली जाती है। यानी जो नीचे के एलिमेंट है अगर ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो वो इतने ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाएंगे, ये आपको याद रखनी है। द ओनली वेल कैरेक्टराइज्ड Bi5th कंपाउंड इज BiF5। जो सिर्फ एक जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो बनाता है बिस्मिथ जिसमें वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो है BiF5। इसके अलावा बहुत ही कम ये +5 के कंपाउंड बनाते हैं नीचे के एलिमेंट। इसमें आप देख सकते हैं BiF5 में बिस्मिथ की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5, क्योंकि इसको x मान लेंगे और f के ऊपर -1 चार्ज होता है तो x -5 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी +5। तो सिर्फ एक यही कंपाउंड दिखता है जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है नीचे के उसमें।
द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ +3 स्टेट इंक्रीजेज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप। अब ये जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने पर, यानी ऊपर से नीचे की ओर आने पर। साथ ही साथ जो +3 स्टेट की स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है। ऊपर से नीचे की ओर आएंगे हम, +3 जो स्टेट होती है वो इंक्रीज होती है। इसका कारण क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसमें एक टर्म आया इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, जो s ऑर्बिटल में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इनकी शेयरिंग नहीं हो पाती, ये अनशेयर्ड रह जाते हैं। जैसे कि ये हमने बनाया s ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये p ऑर्बिटल, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या होता है, s ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये अनशेयर्ड रह जाते हैं, इनकी शेयरिंग नहीं हो पाती। बस जो p ऑर्बिटल में जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं उन्हीं की शेयरिंग हो पाती है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जब ये s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन इनकी शेयरिंग नहीं हो पा रही, p ऑर्बिटल के 3 इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +3, +5 नहीं होगी। तो ऊपर से नीचे की ओर आने से इनर्ट इफेक्ट बढ़ता है, यानी s ऑर्बिटल के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो अनशेयर्ड रह जाते हैं। तो इसके कारण ऊपर से नीचे की ओर आने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहे हैं। तो जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज होती है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आने पर 5 इलेक्ट्रॉन तो वो लूज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर पाएंगे। इसी के कारण +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है। नाइट्रोजन एक्जिबिट +1, +2, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। और जो नाइट्रोजन है वो +1, +2, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। फॉस्फोरस आल्सो शोज +1 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन सम ऑक्सो एसिड। और अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों दिखाता है ऑक्सो एसिड में। ऑक्सो एसिड का मतलब है ऐसे एसिड जिनमें ऑक्सीजन भी हो। अब मैं आपको कुछ ऐसे कंपाउंड दिखा देता हूं जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से +5 तक हो। अगर कंपाउंड NH3 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की कितनी होगी यहाँ पर? -3। क्योंकि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +K1 होती है तो नाइट्रोजन को X मान लेते हैं। हाइड्रोजन 3 है तो 3 × 1 = 0। तो X कितनी आ जाएगी? ये +K3 इधर जाकर -K3, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -K3। अगर N2H4 कंपाउंड है तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें -2, NH2OH है तो -1, N2 है तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, N2O है तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +K1, NO है तो +K2, N2O3 है तो +K3, NO2 है तो +K4, HNO3 और N2O5 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +K5 होती है। तो नाइट्रोजन लगभग सभी ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बना सकता है। अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस H3PO3 ये ऑक्सो एसिड है, H3PO4। इसमें देखिए फॉस्फोरस की कितनी होगी, इसको X मान लेते हैं, +K, हाइड्रोजन की +K3, ऑक्सीजन की -2 होती है तो 3 × 2 = -6, क्योंकि -2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -0, तो X -3 = 0, X = +K3। फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +K3। इसमें अगर निकालें X, हाइड्रोजन के +K3, क्योंकि 3 एटम है, एक के ऊपर +1, ये 4 × 2 = -8, तो -K8 = 0, X -5 = 0, X = +K5। इसमें फॉस्फोरस की कितनी है? +K5। तो ये H3 जो फॉस्फोरस होता है वो +K3 +K5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और +1 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है किन्हीं ऑक्सो एसिड में। इन द केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 से +4 टेंड टू डिस्प्रोपोर्शनेट इन एसिड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 से +4 तक वो एसिड सॉल्यूशन में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती है। डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है जो ये कंपाउंड है इसमें नाइट्रोजन की जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो टूटकर ऐसे कंपाउंड बनाएगी जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इससे कम भी होगी और इससे ज्यादा भी होगी। 3HNO2 में नाइट्रोजन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालें, नाइट्रोजन के 3 है तो 3X मान लेते हैं, हाइड्रोजन 3 है तो +K3, ऑक्सीजन कितने हैं 3 × 2 = 6, तो 6 और 2 -K12। तो इसमें देखिए 3X = 0, 3X ये -K9 बचेगा = 0, 3X = +K9 और X की वैल्यू कितनी आ जाएगी +K3, यानी यहाँ पर नाइट्रोजन +K3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर HNO3 में हम देखें, HNO3 में यहाँ पर निकाल लेता हूँ नाइट्रोजन को, X मान लिया, हाइड्रोजन की 1,
और 3 टू जा माइनस के 6 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू ये माइनस के 5 बचेगा, इधर आकर प्लस के 5। इसमें नाइट्रोजन की प्लस के 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर इसमें निकाले हुए NO में 2x, नाइट्रोजन को 2x मान लिया और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी 2 है, 2 टू जा -4। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है और 2 इसके एटम है, इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू -4 इधर आएगा प्लस के 4। x इक्वल टू 4 को 2 से डिवाइड करेंगे प्लस के 2। अब देखिए इसमें जो ये नाइट्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस के 3, इसमें जो नाइट्रोजन है इसकी प्लस के 5, इसमें जो नाइट्रोजन है प्लस के 2। तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होकर यानी टूटकर ऐसे कंपाउंड बना रहा है जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इससे ज्यादा भी है और इससे कम भी है। तो ये कहलाता है डिस्प्रोपोर्शनेट होना, यानी कंपाउंड का ऐसे कंपाउंड में टूटना जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इससे ज्यादा भी हो और इससे कम भी हो। सिमिलरली इन केस ऑफ फॉस्फोरस nearly all intermediate oxidation state disproportionate into +5 and -3 both in alkali and acid। इसी प्रकार से जो फॉस्फोरस होता है उसमें भी ऐसी ही डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होती है जिसमें जो कंपाउंड बनते हैं वो +5 और -3 की दोनों प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यानी कोई कंपाउंड है वो टूटेगा, वो टूटकर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड भी बनाएगा और -3 वाले भी बनाएगा। इस प्रकार से फॉस्फोरस में भी ये डिस्प्रोपोर्शनेट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हाउएवर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ बिकम इंक्रीजिंगली स्टेबल विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्रोपोर्शनेशन। लेकिन अगर हम आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ की बात करें तो इनमें जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाती है। यानी कहने का मतलब है अगर आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ के कंपाउंड टूटेंगे, डिस्प्रपोर्शनेट होंगे, तो वो ज्यादातर कैसे कंपाउंड बनाएंगे जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4 सिंस ओनली 4 1s एंड 3 p ऑर्बिटल आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। अब बात करते हैं इनकी कोवेलेंसी की। तो किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में जितने भी कोई एलिमेंट जितने भी बॉन्ड बनाएगा वो कहलाएगी उसकी कोवेलेंसी। तो कोवेलेंसी क्या है? किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में कोई एटम है वो जितने बॉन्ड बनाएगा उन बॉन्ड को हम कहेंगे उसकी कोवेलेंसी। जैसे कि NH3 में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसकी वैलेंसी 3। अगर NH4 पॉजिटिव आ जाए तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसमें इसकी कोवेलेंसी 4 होगी। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की 4 हो सकती है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितने, एक s और 3 p ऑर्बिटल मौजूद हैं बॉन्डिंग करने के लिए, यानी टोटल 4 ऑर्बिटल मौजूद हैं। अब यहां पर देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। आगे आएगी अगर करें हम 3s, यानी इस सेल से आगे आने वाली सेल चल रही है, यानी अगली सेल है, तो यहां पर तो ये यहीं तक इसकी होगी, यानी इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। तो इसको अगर हम लिखें 2s, 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन भर गए, तो यहां पर है ये 2 ऑर्बिटल। तो जो नाइट्रोजन है वो मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी किस तरीके से दिखाता है? अगर ये इसकी ग्राउंड स्टेट है अभी नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन अगर NH3 है, NH3 की फॉर्म में है, NH3 का मतलब वो 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन का मतलब, और यहां पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी मौजूद है, ये लोन पेयर यहां पर इसके पास मौजूद है। तो नाइट्रोजन ये 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड इसने कैसे बनाए होंगे? ये 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इनकी शेयरिंग करके उसने बना दिए होंगे। तो यहां पर वो 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसकी कोवेलेंसी 3 है। अगर नाइट्रोजन क्या, ये NH3 इसको मिल जाए एक H पॉजिटिव, इसको एक प्रोटॉन मिल जाए और नाइट्रोजन के पास यहां पर लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और ये अमोनियम का आयन बना लेगा। तो यहां पर नाइट्रोजन क्या कर रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है? जो ये इसके पास लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है इनको भी डोनेट कर रहा है। तो नाइट्रोजन के पास 3 तो p ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है डोनेट करने के लिए, तो वो मैक्सिमम क्या कर सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इसलिए नाइट्रोजन की कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 होती है। यानी अगर वो नाइट्रोजन 4 कोवेलेंसी शो कर रहा है, इसका मतलब वो लोन पेयर भी अपने डोनेट कर रहा होगा।
इसमें 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, यानी 3 बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन की एक एक की शेयरिंग से बनेंगे। चौथा बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है ये नाइट्रोजन अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन प्रोटॉन को दे देगा, यानी इस बॉन्ड में एक ही एलिमेंट क्या कर रहा है, एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यहां पर इसकी कोवेलेंसी 4 हो जाएगी। तो नाइट्रोजन अगर अपने लोन पेयर डोनेट कर दे तो उसकी कोवेलेंसी 4 हो सकती है। अगर हम हैवियर एलिमेंट की बात करें, द हैवियर एलिमेंट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल इन द आउटरमोस्ट शेल विच कैन बी यूज्ड फॉर बॉन्डिंग कोवेलेंसी एंड हैंस एक्सपेंड देयर कोवेलेंस एज इन pf5 नेगेटिव, एज इन pf6 नेगेटिव। लेकिन जो हैवियर एलिमेंट है वो 4 से ज्यादा भी अपनी कोवेलेंसी शो कर सकते हैं, क्योंकि जो हैवियर एलिमेंट है उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होती है जिसको वो बॉन्डिंग के लिए या फिर कोवेलेंसी के लिए यूज कर सकते हैं। तो डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके वो क्या कर सकते हैं, अपना कोवेलेंस बढ़ा सकते हैं। अगर हम करें फॉस्फोरस की बात, एटॉमिक नंबर 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, और इसके पास डी ऑर्बिटल भी होती है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। डी ऑर्बिटल क्यों, वह सेल कौन सी है, तीसरी, ये भी तीसरी, ये भी तीसरी, तो सेम सेल में इसके पास डी ऑर्बिटल भी है। तो इसको अगर मैं बनाऊं 3s, ये 3p, ये 3d, यहां पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन। ये है ग्राउंड स्टेट की बात। अगर मैं करूं इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। 3s 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से डी ऑर्बिटल में चला गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके पास एक्साइटेड स्टेट में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कोवेलेंसी कितनी शो कर सकता है, 5, यानी ये 5 बॉन्ड बना सकता है। तो फॉस्फोरस की कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, 5, और अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले तो 5 से ज्यादा भी हो सकती है। ऐसा क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। इन वैकेंट डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल वो क्या कर सकता है, अपनी कोवेलेंसी बढ़ाने के लिए कर सकता है, बॉन्ड बनाने के लिए कर सकता है। जबकि जो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3, उसके पास कोई भी डी ऑर्बिटल आगे नहीं थी। जब उसके पास डी ऑर्बिटल थी ही नहीं तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन अपनी कोवेलेंसी नहीं बढ़ा सकता। वो 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर सकता है और ये एक लोन पेयर है, ये डोनेट करके बॉन्ड बना सकता है। मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन 4 ही शो कर सकता है। लेकिन फॉस्फोरस और आगे के जो हैवियर एलिमेंट है, आर्सेनिक, बिस्मुथ और एंटीमनी, उनके पास खाली डी ऑर्बिटल भी मौजूद है। इन डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल क्या करेगा, वो अपनी कोवेलेंसी बढ़ाने के लिए कर सकता है। इन डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल वो अपने कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कर सकता है, बॉन्डिंग के लिए कर सकता है, जिसके कारण क्या है, उसकी जो कोवेलेंसी है वो 4 से ज्यादा भी हो सकती है। फॉस्फोरस की अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो 3 कोवेलेंसी भी हो सकती है। वो 3 से ज्यादा भी शो कर सकता है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी कोवेलेंसी 5 भी हो सकती है। अगर हम करें pf6 नेगेटिव की बात, इसमें क्या होता है, pf6 नेगेटिव में 5 बॉन्ड तो बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ये 5 बॉन्ड बने कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि फॉस्फोरस के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ये फॉस्फोरस और क्या करता है, इसमें जो क्लोरीन होता है Cl नेगेटिव, वो क्या करता है, अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस फॉस्फोरस को दे देता है, यानी एक जो क्लोरीन होगा वो फॉस्फोरस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। फॉस्फोरस के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 5 फ्लोरीन के एटम के साथ क्या करेगा, वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। बाकी जो छठा फ्लोरीन है, ये मैं यहां पर फ्लोरीन लिख देता हूं, F नेगेटिव, जो छठा एटम है फ्लोरीन का, वो क्या करेगा, अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, F नेगेटिव कब आया होगा, जब F ने 1 इलेक्ट्रॉन, F के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन उसने रिसीव कर लिया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बाहर की शेल में। अब ये क्या करता है, फ्लोरीन अपने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस फॉस्फोरस को डोनेट कर देता है। इनके बीच में ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, जब बॉन्ड में
बॉन्डिंग में क्या करे, सिर्फ एक ही एलिमेंट अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे। यहां पर तो एक फॉस्फोरस कर रहा है, एक फ्लोरीन कर रहा है, लेकिन इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस कर रहा है। तो यहां पर फॉस्फोरस की कोवेलेंसी कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6। तो फॉस्फोरस 6 कोवेलेंसी भी शो कर सकता है, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल खाली है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। यहां पर कोवेलेंसी उसकी हुई 6। तो सिंपल कहने का मतलब है नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 शो कर सकता है, जबकि नाइट्रोजन के अलावा जो ये जितने भी एलिमेंट है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये 4 से ज्यादा भी कोवेलेंसी शो कर सकते हैं, अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं। 5 भी कर सकते हैं, 6 भी शो कर सकते हैं, जैसे कि pF6 नेगेटिव में 6 है।